हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिट 12 ऑफ द पॉलिटी कोर्स। आज हम लोग पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ये रहने वाला है और आप इस यूनिट को लास्ट तक देखेंगे। पार्लियामेंट को साथ जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, वो सारी ही चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर कवर की है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्प्रहेंसिवली ये जो लेक्चर है वो आपके पार्लियामेंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व करेगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर रहता है हर लेक्चर का कि इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं हर लेक्चर को, कि इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन किस तरह का हो सकता है इस यूनिट का। तो अगर पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट जो है इट इज़ द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन एंड मेन ऑर्गन बिहाइंड द प्रिंसिपल सोवर्निटी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट का जैसा कि हमने बताया कि स्टेट के जो पावर्स हैं उनको तीन हिस्सों में बांटा जाता है। आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गया और जुडिशियल बॉडी हो गया। तो पार्लियामेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का या जो यूनियन लेवल है स्टेट का, उसका लेजिस्लेटिव बॉडी को कहा जाता है। और पॉपुलर सोवर्निटी, लोगों की जो सोवर्निटी है, उसको यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया की जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उसको मैनिफेस्ट करता है। तो इस तरह से आप पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फिफ्थ में हमें पार्लियामेंट को लेके प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। हम पहले ही अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्ट फिफ्थ है वो अलग अलग ऑर्गन्स के साथ डील करता है, यूनियन के साथ जुड़े हुए। तो पार्लियामेंट के साथ भी ये पार्ट फिफ्थ जो है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 जो है वो स्पेसिफिकली डील करते हैं टू दी पार्लियामेंट। तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना है कि कितने आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो पार्लियामेंट के साथ डील करते हैं। अगर पार्लियामेंट की हम लोग बात करेंगे तो पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट जो है वो हमें बाई कैमरल नेचर का देखने को मिलता है। बाई कैमरल का मतलब होता है जिसके दो हाउसेस होते हैं, है ना, दो सदनीय। तो दो सदन उसके होते हैं। आम भाषा में एक सदन को लोकसभा कहा जाता है और दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग टेक्निकल टर्म की बात करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है इन हाउसेस के लिए, तो जो राज्यसभा है उसके लिए काउंसिल ऑफ स्टेट टर्म यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो लोकसभा है उसके लिए हाउस ऑफ द पीपल टर्म इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इस तरह से आप ये जो पार्लियामेंट है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको जान लेते हैं। अब एक एक करके हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पार्लियामेंट को लेके वो याद रखेंगे। एक आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि वो कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसके अंदर बाई कैमरल नेचर इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। इंडिया की जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उसको बाई कैमरल बनाया गया था। तो उस एक्ट का नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि वो कौन सा एक्ट है जहां पर पहली बार इंडिया में बाई कैमरल जो प्रोसीजर है, जो फिनोमेना है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट की बात करेंगे कि पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो आर्टिकल 79 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पार्ट्स के साथ वो डील करता है, हमें बताता है कि पार्लियामेंट की कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो पार्लियामेंट को अगर आपको बताना हो तो पार्लियामेंट के तीन मेजर कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के असेंट के ना तो कोई बिल एक्ट बन सकता है और ना ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कानून के रूप में। इसके अलावा प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं, कोई मैसेज भेज सकते हैं पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को। तो इस तरह से प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पार्लियामेंट को लेके। इसीलिए पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है उनको एक इंटीग्रेट पार्ट माना जाता है पार्लियामेंट का। दूसरा जो कंपोनेंट है पार्लियामेंट का वो है हाउस ऑफ द पीपल। तो हाउस ऑफ द पीपल, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म हमें देखने को मिलता है वो हाउस ऑफ द पीपल ही देखने को मिलता है। 1954 में हमें हिंदी टर्म्स इन दो हाउसेस के लिए देखने को मिलते हैं। तो जो हाउस ऑफ द पीपल है उसको आम भाषा में लोकसभा कहा जाता है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशन इसका पार्लियामेंट का, इट इज़ हाउस ऑफ द पीपल, जिसको आम भाषा में लोकसभा भी कहा जाता है। और वहीं तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पार्लियामेंट का, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा भी कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, आर्टिकल का नाम आपको याद रखना है कि आर्टिकल 79
डील करता है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा 3 कंपोनेंट होते हैं पार्लियामेंट के। पहला कंपोनेंट है प्रेसिडेंट, दूसरा कंपोनेंट है हाउस ऑफ द पीपल, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है और आम भाषा में इसको लोकसभा भी बोलते हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको आम भाषा में राज्यसभा भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को बता सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके पास पार्लियामेंट को लेके या कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो जैसा कि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म इस्तेमाल किया गया है दोनों हाउसेस के लिए वो है काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा के लिए और हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के लिए। लेकिन 1954 में ये दोनों हाउसेस के लिए हिंदी टर्म्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको ऑफिशियल किया जाता है। तो जो हाउस ऑफ द पीपल है, जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहा जाता है और जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा कहा जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो पार्लियामेंट जो इंडियन पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फॉलो करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है, ना कि यूएसए को। यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, उनको पार्लियामेंट से अलग रखा गया है। उनकी जो कांग्रेस है, जिनका जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उससे अलग रखा गया है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो मोनार्की है उनको पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटिश फिनोमिना है उसको फॉलो करता है इंस्टेड ऑफ द फिनोमिना ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो प्रेसिडेंट है इनको क्यों इसका पार्ट बनाया गया है या एग्जीक्यूटिव को क्यों पार्ट बनाया गया है, जैसे यूएसए के अंदर ये फिनोमेना है कि एग्जीक्यूटिव को अलग रख, देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर। तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है उसको अलग रखा जाता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन से। लेकिन इंडिया के अंदर हमें इस तरह का क्लिनिकल सेपरेशन नहीं देखने को मिलता है लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस का जो फिनोमिना है उसको फॉलो किया जाता है, यानी कि ब्रिटिश आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है। यानी कि एग्जीक्यूटिव भी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसका पार्ट होते हैं ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके। जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, वो सवाल पूछ सके एग्जीक्यूटिव से कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो वो क्यों लिया है, क्या इसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं या जो रिपरकशंस हैं वो हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। पीटी के लिए जो काम की चीज़ है इस पॉइंट से आपके लिए, वो है आर्टिकल 79 जो हमें कंपोजिशन के बारे में बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। इसके अलावा 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जिसको राज्यसभा भी कहा जाता है, कि कितने उसके मेंबर्स होते हैं, किस तरह का कंपोजिशन उसका होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 80 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में बताता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के कंपोजिशन के बारे में बताता है। हम फिर से आपको याद दिला देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्यसभा और लोकसभा टर्म इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उसकी जगह काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल टर्म इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन आगे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा इस्तेमाल करेंगे ताकि आप आसानी से उसको समझ पाए, है ना, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो अगर हम लोग आर्टिकल 80 की बात करेंगे तो ये हमें बताता है कि राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा के अंदर इट शुड बी 250 होनी चाहिए, जिसमें से 238 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स इलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। तो 238 इलेक्टेड मेंबर्स और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। नॉमिनेशंस यहाँ पर प्रेसिडेंट करते हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको यहाँ पर भेजा जाता है ताकि वो अपनी एक्सपर्टाइज पार्लियामेंट के अंदर शो कर पाएँ। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो अभी जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो 245 है, क्योंकि कुछ यूनियन टेरिटरीज इतने छोटे हैं कि उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन हमें पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिलता है। तो करंट स्टेट है 245, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, 238 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 238 मेंबर हैं, 238 मेंबर्स हैं, इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, इनका प्रोसीजर क्या है इलेक्शन का। तो इलेक्शन के प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है थ्रू ओपन बैलेट सिस्टम।
यानी कि जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वो यहाँ पर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं और ओपन बैलेट सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ना। दिखा के उनको विप के सामने या जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है उसके सामने दिखाना पड़ता है कि वो किसको वोट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर वोटिंग होती है और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं। आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ओपन बैलेट को आप याद रखेंगे, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं वहाँ पर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर सीक्रेट बैलेट था। लेकिन यहाँ पर कैसा है, ओपन बैलेट है। जब भी कोई मेंबर वोट करेगा तो उसको पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको विप कहा जाता है, उसको दिखाना पड़ेगा कि वो किसको वोट कर रहा है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करेंगे तो जो सीट्स हैं राज्यसभा के अंदर वो हर स्टेट को इक्वली प्रोवाइड नहीं की गई हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पर प्रोवाइड की गई हैं। जिस स्टेट का जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी ही नंबर ऑफ सीट्स उसको राज्यसभा में प्रोवाइड की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। वहीं यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है। यूएसए का जो सीनेट है, जो अपर हाउस है उनका, उसमें 50 सीटें हमें देखने को मिलती हैं और हर जो 100 सीटें हमें देखने को मिलती हैं, और जितने भी वहाँ के प्रोविंसेस हैं वहाँ पर बराबर 2 सीट जो है हर प्रोविंस को प्रोवाइड की गई हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि पॉपुलेशन को इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पर पॉपुलेशन वाइज सीट्स का अलोकेशन हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। और ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हमें 4th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो जो हमारा 4th शेड्यूल है वहाँ पर हमें एन्यूमरेशन देखने को मिलता है कि कौन सी स्टेट को कितने नंबर ऑफ सीट दिए गए हैं। तो आपके लिए यहाँ पर एक आपको कमेंट करना है, आपको बताना है कि बिहार के अंदर जो राज्यसभा से कितने मेंबर्स आते हैं, या बिहार के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो कितने मेंबर्स को यहाँ पर इलेक्ट करने का प्रोविजन हमें 4th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलता है उनके लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको बताना है कि बिहार की तरफ से राज्यसभा में कितने मेंबर्स आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करेंगे तो नॉमिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। यहाँ पे 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, एंड दीज मेंबर्स शुड कम फ्रॉम दीज डिफरेंट आस्पेक्ट, डिफरेंट मैटर्स और डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो जो मेंबर्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, वो एक्सपर्ट होने चाहिए आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर, साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर। और अगर वो एक्सपर्ट हैं इन डायमेंशंस के अंदर, इन प्रोफेशंस के अंदर, तो प्रेसिडेंट ऐसे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करके यहाँ पर राज्यसभा के अंदर भेजते हैं, ताकि ऐसे एक्सपर्ट मेंबर का जो एक्सपर्टाइज है उसका फ़ायदा भी पार्लियामेंट उठा सके और उनको इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उससे पास ऑन होके ना जाना पड़े। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। तो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 81 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है टू द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमें आर्टिकल 81 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो वहीं अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करेंगे लोकसभा की, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई गई है अभी 550 550 बताई गई है। और करंट जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो अभी 542 है, क्योंकि बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज इतने छोटे हैं कि वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ यहाँ पर इलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो 542 करंट स्ट्रेंथ है और 550 जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, इलेक्शंस की बात करेंगे कि ये जो 550 मेंबर हैं इनके इलेक्शन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो यहाँ पर लोकसभा या जो हाउस ऑफ द पीपल के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। तो लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। जो पूरे कंट्री को यहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर सेम रहे। मोर और लेस हर कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर सिमिलर पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। पूरे कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर दिया जाता है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है। लोग डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्ट करते हैं, और जो सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है इलेक्शन के लिए वो है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, कि जिसको ज़्यादा यहाँ पर वोट मिल जाएंगे वो यहाँ पर इलेक्ट हो जाएगा, चाहे 1 वोट ज़्यादा मिले, चाहे 2 वोट ज़्यादा मिले, चाहे 10 वोट ज़्यादा मिले। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो जो सिस्टम फॉलो होता है, जो प्रोसीजर फॉलो होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। और वहीं
डायरेक्ट इलेक्शन प्रोविजंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550 और अभी जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 542 542। इसके अलावा इससे पहले दो नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी प्रोविजन हुआ करता था पार्लियामेंट में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है क्योंकि अभी अ, ये जो प्रोविजन है पहले 10 साल के लिए ऐड किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उनको अभी तक बढ़ाया गया। अभी की जो सरकारें हैं, अभी का जो पार्लियामेंट है, उसको ऐसा लगता है कि उसके रिप्रेजेंटेशन की पार्लियामेंट में कोई खास ज़रूरत नहीं है। इस कारण एंग्लो इंडियन मेंबर्स का जो नॉमिनेटेड प्रोविजंस हुआ करते थे 2 मेंबर्स का, वो उसको हटा दिया गया है। तो अभी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 550 है। इससे पहले 552 यानी कि 552 हुआ करती थी। तो ये प्रोविजन आपको देखने को मिलते हैं। तो जो चीज़ें आपको याद रखनी है इस टॉपिक से वो है आर्टिकल 81 जो हमें कंपोजिशन के बारे में बताता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करेंगे अभी, तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है। करंट स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 542 इसकी करंट स्ट्रेंथ है। अगर हम लोग मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्ट इलेक्शन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोविजन है हमारे पास रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो आर्टिकल 82 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें बताता है कि हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा पार्लियामेंट के अंदर, जो सीट्स हैं उनको रीएडजस्ट किया जाएगा पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो ये प्रोविजन हमें आर्टिकल 82 के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अ, है ना। तो और अगर हम लोग अथॉरिटी की बात करेंगे कि कौन सी अथॉरिटी है जो यहाँ पर डिसीजन लेगी कि किसको किस स्टेट को कितनी सीट्स वगैरह देनी है, तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो एक बॉडी के बारे में बताता है कि पार्लियामेंट जो बॉडी बनाना चाहे उस बॉडी को यहाँ पर बना सकता है इस तरह के डिसीजंस लेने के लिए। और इस तरह की जो बॉडी है उसको डीलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। तो पार्लियामेंट ने 4 डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक बनाए हैं। 4 डीलिमिटेशन एक्ट जो है वो पास किए हैं। पहला एक्ट 1952 में पास किया था, दूसरा एक्ट 1962 में पास किया था, तीसरा एक्ट 1972 में पास किया है, और उसके बाद 2002 में लास्ट डीलिमिटेशन कमीशन या डीलिमिटेशन एक्ट हमें देखने को मिलता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के साथ ये जो रीएडजस्टमेंट है उसको यहाँ पर रोक दिया जाता है, क्योंकि उस समय की जो सरकार है, उस समय के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ऐसा लगता था कि पॉपुलेशन को हमें अब थोड़ा सा कर्व करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो साउथ इंडिया है उसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो रही थी, लेकिन नॉर्थ के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो थोड़ा सा अप्रहेंसिव थे, थोड़ा सा डरे हुए थे कि ऐसे तो हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको हमें उसका नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से नॉर्थ की जो सीट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और साउथ की सीटें कम हो जाएंगी। तो उस डर को मिटाने के लिए यहाँ पर 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, वहाँ पर पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है कि पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगी, उनको बढ़ाया नहीं जाएगा। जिस स्टेट को जितनी सीटें दी गई हैं उतनी ही सीटें उसके पास रहेंगी। तो ये डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। 1972 का जो सेंसस है उसको यहाँ पर बेस बनाया जाता है, उसके बेसिस पर यहाँ पर सीट्स को अलॉट किया जाएगा, है ना। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके तहत जो सेंसस है, जो 1991 का सेंसस है, उसको यहाँ पर बेस बनाया जाता है, लेकिन सीट्स यहाँ पर फ्रीज रहती हैं। और इसके अलावा 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको 2001 का जो सेंसस है उसको यहाँ पर बेस बनाया जाता है, लेकिन सीट्स फिर भी फ्रीज रहती हैं। तो 2026 तक यहाँ पर फ्रीज कर दिया गया है सीट्स को, कि 2026 तक पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं उनको नहीं बढ़ाया जा सकता है, उनको नहीं रीएडजस्ट किया जा सकता है। जिस स्टेट को जितनी सीट दी गई हैं उतनी सीट उसके पास रहने वाली हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आपको जो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है वो है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 हमें रीएडजस्टमेंट के बारे में बताता है। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप देख सकते हैं कितने डीलिमिटेशन कमीशंस जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके अलावा तीन अमेंडमेंट हैं जो आपको याद रखने रीएडजस्टमेंट को लेके। पहला अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा अमेंडमेंट है 84th अमेंडमेंट एक्ट, और तीसरा जो अमेंडमेंट है वो है आपका 87th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 3 अमेंडमेंट एक्ट हैं जो रीएडजस्टमेंट के साथ डील करते हैं। आर्टिकल 42 फ्रीज कर देता है 2001 तक, और आपका आर्टिकल 87 जो है वो इस जो अवधि है, ये जो टाइम पीरियड है इसको 2026 तक बढ़ा देता है।
तो 2026 तक पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं या जो लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको कम ज़्यादा करने को लेके यहाँ पर हमें एक बैन देखने को मिलता है। तो इस तरह के प्रोविजंस रीएडजस्टमेंट को लेके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, कि ये जो हाउस ऑफ द पीपल है या जो लोकसभा है उसके ड्यूरेशंस वगैरह क्या रहेंगी यहाँ पे। तो राज्यसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं उनके ड्यूरेशन क्या है, तो राज्यसभा आर्टिकल 83 इनके साथ डील करता है। राज्यसभा का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर उसको परमानेंट बॉडी बताया गया है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो उसको परमानेंट नेचर की बॉडी बनाया गया है और उसके जो मेंबर्स हैं हर 6 साल बाद रिटायर होते हैं। तो 1/3 जो पॉपुलेशन है वो हर 2 साल बाद रिटायर होती है। इस तरह हर मेंबर को 6 साल का टेन्योर राज्यसभा में या काउंसिल ऑफ स्टेट में दिया गया है। इसके अलावा हाउस ऑफ द पीपल या लोकसभा की बात करेंगे तो ये एक टेम्पररी या इम्परमानेंट नेचर की बॉडी है। जनरली इसका जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। 5 साल बाद फिर से इलेक्शंस होते हैं, फिर से लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल से पहले इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर को ये पावर देता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ दी लोकसभा, और अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर ये रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर जब चाहें वो लोकसभा को डिसॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन जो जनरल टेन्योर है लोकसभा का वो 5 साल का होता है। इसके अलावा अगर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का कोई क्राइटेरिया चल रहा है या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का सिनेरियो है कंट्री के अंदर, तो उस केस में एक बार में 1 साल के लिए जो हाउस ऑफ द पीपल है, जो लोकसभा है, उसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। पहले 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, उसके बाद भी इमरजेंसी अगर ख़त्म नहीं होती है तो फिर 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा हाउस ऑफ द पीपल या जो लोकसभा है उसका टेन्योर नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि जो नॉर्मल टेन्योर है वो 5 साल का है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, और इमरजेंसी के समय पर एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा का जो टेन्योर है उसको बढ़ाया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको लेके कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह के क्वालिफिकेशन हमें प्रिस्क्राइब करता है, किस तरह के क्वालिफिकेशन को लेके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरह के प्रोविजंस हमें आर्टिकल 84 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 84 हमें बताता है कि ये क्वालिफिकेशंस मेंबर के अंदर होने ही चाहिए, तभी जाके वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट के लिए। तो पहला जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नॉन सिटीजन्स यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ही मस्ट मेक्स एंड सब्सक्राइब एन ओथ बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो एक ओथ उनको लेनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने जो भी पर्सन ऑथराइज किया है, इलेक्शन से पहले लोग वहाँ जाते हैं, एक ओथ लेते हैं, तभी जाके वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है मेंबर्स के लिए वो है कि एज को लेके, कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, जो लोग लोकसभा का इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं, उनकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। और वहीं राज्यसभा का इलेक्शन अगर कोई फाइट करना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो एज को लेके भी हमें यहाँ पर क्वालिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। लोकसभा के लिए 25 साल 25 ईयर्स, और राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स 30 साल। नेक्स्ट है हमारे पास कि पार्लियामेंट अगर आगे जाके कोई क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करता है, कोई लॉ बनाता है, तो वो भी फिर मेंबर को फॉलो करने पड़ेंगे पार्लियामेंट में आने के लिए। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें यहाँ पर बताता है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर बहुत सारे क्वालिफिकेशंस बनाए गए हैं पार्लियामेंट की तरफ से, जिनको मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, कि ये जो पार्लियामेंट है इसके सेशंस वगैरह कैसे होते हैं, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हमें दे रखे हैं सेशंस को लेके। तो सबसे पहले आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 85 डील्स विद द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 हमें सेशंस के बारे में यहाँ पर बताता है। इसके अलावा आर्टिकल 85 में बताया गया है कि एक टाइम लिमिट तो यहाँ नहीं बताया गया है कि कितनी टाइम लिमिट में सेशंस होने चाहिए, लेकिन एक कंडीशंस यहाँ पर रखी गई है। प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, प्रेसिडेंट जब चाहें पार्लियामेंट का सेशन बुला सकते हैं, जिस जगह पर चाहें पार्लियामेंट का सेशन बुला सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर ही जो सेशंस हैं उनको बुलाया जाएगा। तो एक जनरल कन्वेंशन बन गया है कि जनरली 3 सेशंस बुलाए जाते हैं पार्लियामेंट के,
मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, है ना, तो बजट सेशन, तो इस तरह से 3 सेशंस हमें पार्लियामेंट के देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट जब चाहे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये सारे प्रोविजंस आर्टिकल 85 हमें बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू हाउसेस, कि प्रेसिडेंट के पास क्या राइट्स हैं हाउसेस को लेके। तो आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 जो है वो हमें इन राइट्स के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 86, आर्टिकल 87। तो पहला राइट जो यहाँ पर दिया गया है प्रेसिडेंट को, वो है द प्रेसिडेंट मे एड्रेस ईदर हाउस और बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो जब चाहे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को एड्रेस कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेजेस वगैरह भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 87 ये बताता है कि हर साल के अंदर जो पहला सेशन होगा, इसके अलावा जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का, उस जॉइंट एक मीटिंग बुलाई जाएगी दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट की, और उसको जो प्रेसिडेंट है एड्रेस करेंगे। तो ये प्रोविजन भी हमें देखने को मिलता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस प्रोविजन को यहाँ पर ऐड किया गया है, याद रखना है आपको। तो आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 86, 87। इसके अलावा यहाँ पर प्रेसिडेंट को कुछ जिम्मेदारी दी गई है कि हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग बुला के। इसके अलावा हर साल के अंदर जो पहला सेशन होगा वहाँ पर भी जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी दोनों हाउसेस की, और प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करेंगे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर वो मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल को भी कुछ राइट्स देता है पार्लियामेंट को लेके, और ऐसे राइट्स हमें आर्टिकल 88 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि मिनिस्टर्स दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चाहे कोई अगर राज्यसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा के अंदर जा सकता है, वहाँ की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, और अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा के अंदर जाके वहाँ की मीटिंग जो है उसको अटेंड कर सकते हैं। वोटिंग राइट्स लेकिन मेंबर होने के बाद ही मिलेंगे, यानी कि अटॉर्नी जनरल के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अटॉर्नी जनरल चाहे तो दोनों में से किसी भी हाउस का जो सेशन है उसको अटेंड कर सकता है, उसकी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। वोटिंग राइट सिर्फ मेंबर को ही यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप मेंबर हैं उस हाउस के, अगर कोई मिनिस्टर उस हाउस का मेंबर है तो वोट कर सकते हैं, वरना वोट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आर्टिकल 88 ये अधिकार, ये राइट्स मिनिस्टर्स को देता है और अटॉर्नी जनरल को देता है कि वो जब चाहें जिस भी हाउस के अंदर जाना चाहें वहाँ पर जा सकते हैं, उसकी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग तभी कर पाएंगे अगर वो उसके मेंबर हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिसर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको राज्यसभा भी कहा जाता है। तो राज्यसभा की अगर ऑफिसर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 मेजर ऑफिसर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले जो चेयरपर्सन है या जो प्रेसिडेंट हैं राज्यसभा के, उनको कहा जाता है चेयरमैन, और उनके जो डेप्यूटी हैं उनको कहा जाता है डेप्यूटी चेयरमैन। तो 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट हमें राज्यसभा के अंदर देखने को मिलती हैं, जो सारे डिसीजंस वहाँ पर लेती हैं, डेकोरम जो है वो मेंटेन करती हैं, राज्यसभा का जो सेशंस है उनको कंडक्ट करवाती हैं। तो चेयरमैन की बात करेंगे तो चेयरमैन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का पोस्ट दिया गया है। जब तक कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो ऑटोमेटिकली वाइस राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। इसके अलावा डेप्यूटी चेयरमैन का यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर ये इलेक्शंस होते हैं। जो पार्टीज़ हैं, किसी एक जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो एक व्यक्ति को डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। जब चेयरमैन छुट्टी पे हैं या वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन का काम संभालते हैं। अगर चेयरमैन सेशन के अंदर हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन एक नॉर्मल मेंबर की तरह बिहेव करते हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर डेप्यूटी चेयरमैन को लेके कोई उनके रिमूवल को लेके अगर कोई यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया जाता है तो उनको वहाँ पर रिमूव किया जा सकता है। उस समय जितने भी मेंबर्स होंगे राज्यसभा के, अगर उस रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं, है ना, तो उस समय जितने भी मेंबर्स मौजूद होंगे अगर उस रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं तो इस केस में जो आपके जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनको यहाँ पर उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इसके अलावा वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो अपना रेजिग्नेशन अगर वो चेयरमैन को सबमिट करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, तो यहाँ पर वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी सीट जो है यहाँ पर वैकेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर डेप्यूटी चेयरमैन हाउस के मेंबर नहीं रहे हैं किसी भी वजह से तो उस केस में भी उनका जो पोस्ट है वो चला जाएगा। अगर वो हाउस की मेंबरशिप खो देते हैं तो वो डेप्यूटी चेयरमैन भी
नहीं रह सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक और प्रोविजन है जो आपको याद रखना है कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को अगर उनके रिमूवल को लेके कोई रेजोल्यूशन चल रहा है, उसको लेके डिस्कशन चल रहा है, तो उस केस में ये दोनों व्यक्ति जो हैं यहाँ पर प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना, कोई और प्रिसाइड करेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर वैकेंसी है, यानी कि अगर चेयरमैन की जो पोस्ट है वो भी वैकेंट है, डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट भी वैकेंट है, तो प्रेसिडेंट किसी और मेंबर को यहाँ पर ये जिम्मेदारी दे सकते हैं इस काम को संभालने के लिए। लेकिन अगर ऐसे ही छुट्टी पर गए हैं, एब्सेंसी है, अगर दोनों लोग नहीं आए हैं, एब्सेंट हैं, तो उस केस में राज्यसभा जो है एक 10 मेंबर का पैनल चूज करता है। उस 10 मेंबर्स में से कोई भी यहाँ पर चेयर कर सकता है राज्यसभा की प्रोसीडिंग को। ये बात आपको याद रखनी है। अगर वैकेंसी है दोनों पोस्ट के अंदर, तो इस केस में प्रेसिडेंट यहाँ पर किसी को ये जिम्मेदारी देंगे। और अगर ऐसे ही छुट्टी पर गए हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, तो उस केस में जो एक 10 लोगों का पैनल बनाया गया है राज्यसभा की तरफ से, उन 10 लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति को बोला जाएगा कि आप इसको चेयर कीजिए सेशन को। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हाउस ऑफिसर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ पर भी दो मेजर ऑफिसर्स हमें देखने को मिलते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पर दो मेजर ऑफिसर हैं लोकसभा के अंदर, और उनको लेके प्रोविजन हमें आर्टिकल 93 के अंदर और सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं, इनको लेके भी एक रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया जा सकता है, और जो मेंबर्स हैं अगर उसको उस समय जो मेंबर्स हैं अगर वो उसको पास कर देते हैं, तो इस केस में दोनों को ही उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इसके अलावा ये दोनों मेंबर्स रिज़ाइन कर सकते हैं एक दूसरे को एड्रेस करके। स्पीकर रिज़ाइन करेंगे डेप्यूटी स्पीकर को एड्रेस करके, वहीं डेप्यूटी स्पीकर रिज़ाइन करेंगे स्पीकर को एड्रेस करके। तो इस तरह से रेजिग्नेशन का भी प्रोविजन हमें देखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हाउस के मेंबर नहीं है, तो उस केस में वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट भी नहीं संभाल सकते हैं, उनको ये पोस्ट भी छोड़ना पड़ेगा, याद रखना है आपको। इसके अलावा चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की तरह ये लोग भी, यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी, अगर इनको इनके रिमूवल को लेकर रेजोल्यूशन चल रहा है, उसको लेकर डिस्कशंस वगैरह चल रहे हैं, तो उस केस में इनको वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, और उनको हटना पड़ेगा वहाँ से, कोई और प्रिसाइड करेगा उस रेजोल्यूशन को लेके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ओथ और अफर्मेशन को लेके चीज़ें। तो आर्टिकल 99 जो है वो ओथ और अफर्मेशंस को लेके हमें बताता है कि थर्ड शेड्यूल के अंदर जो ओथ दे रखी है मेंबर्स को लेके, तो जितने भी मेंबर्स अगर अपना काम आगे बढ़ाते हैं, अपनी सीट को प्रिसाइड करते लेते हैं, या जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे पहले थर्ड शेड्यूल के अंदर जो ओथ मेंशन है, जो शपथ मेंशनड है, वो शपथ उनको लेनी पड़ती है, वो ओथ उनको लेनी पड़ती है। आर्टिकल 99 हमें यहाँ पर बताता है। नेक्स्ट है वोटिंग इन हाउसेस एंड कोरम, कि हाउस के अंदर वोटिंग वगैरह क्या होती है, कोरम क्या होता है। तो आर्टिकल 100 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें बताता है यहाँ पे कि जो जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जितने भी बिल्स वगैरह पास होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो एक मेजॉरिटी वोट से पास होते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, लोग वोट करते हैं, अगर उस बिल को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसको पास कर दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर स्पीकर और चेयरमैन यहाँ पर उनको वोटिंग राइट नहीं दिए गए हैं, स्पीकर यहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं, चेयरमैन यहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर टाई हो गया है, अगर किसी बिल को बराबर बराबर वोट मिले हैं, तो यहाँ पर स्पीकर और चेयरमैन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो यहाँ पर कास्टिंग वोट जो है उसको डाल सकते हैं और अपना डिसीजन यहाँ पर बता सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कास्टिंग वोट की पावर देता है चेयरमैन और स्पीकर को, है ना। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये लोग वोट नहीं कर सकते। अगर टाई हो गया है किसी बिल को लेके, तो उस केस में ही ये लोग वोट कर सकते हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास वैकेशन ऑफ सीट्स, कि ये जो कोरम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कोरम क्या होता है। तो आर्टिकल 100 हमें कोरम के बारे में भी बताता है कि कोरम क्या होता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि अगर किसी हाउस की स्ट्रेंथ 1/10 से कम है, यानी कि अगर मान के चलिए 100 मेंबर हैं किसी हाउस के अंदर, 100 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, और उसमें अगर 10 से भी कम मेंबर अगर किसी समय किसी दिन अगर वहाँ आते हैं, बाकी मेंबर छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उस केस में उस हाउस की प्रोसीडिंग को रद्द कर दिया जाएगा, वहाँ पर उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जैसे कॉलेजेस के अंदर होता है मास बंक का फिनोमेना, कि अगर
क्लास ये चाहती है कि भाई हम इस सेशन को आगे नहीं, इस क्लास को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, छुट्टी करना चाहते हैं, तो इस केस में पूरी की पूरी क्लास जो है वो छुट्टी कर देती है, सारे लोग क्लास से चले जाते हैं और इस केस में जो अटेंडेंस है उस दिन की काउंट नहीं होती है। तो उसी तरह से कोरम का फिनोमेना हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है कि भाई 1/10 जो है वो उसका प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया है कि अगर 1/10 से कम लोग मौजूद हैं हाउस के अंदर तो उस केस में सेशन नहीं चलेगा, सेशन को रद्द कर दिया जाएगा। जब 1/10 से ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे सभी सेशन को बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वैकेशन ऑफ सीट्स। तो आर्टिकल 101 जो है वो हमें वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बताता है कि सीट्स को कब वैकेंट किया जा सकता है, एक मेंबर को कब हटाया जा सकता है उसकी पोस्ट से। तो नो डुअल मेंबरशिप, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डुअल मेंबरशिप को प्रिस्क्राइब यहाँ पर नहीं करता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप राज्यसभा के भी मेंबर रहेंगे और लोकसभा के भी मेंबर रहेंगे, है ना। अगर आप किसी एक हाउस को छोड़ के दूसरे हाउस के मेंबर बनते हैं तो उस केस में आपको अपना जो डिसीजन है वो लेना पड़ेगा कि आप किस सीट को छोड़ना चाहते हैं। अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आपकी जो राज्यसभा की सीट है वो चली जाएगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर बने रहेंगे और पार्लियामेंट के भी मेंबर बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं उसके बाद पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ भी जीत जाते हैं तो 14 दिन के अंदर, 14 डेज़ के अंदर आपको जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो विधानसभा है वहाँ से अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो विधानसभा की सीट है वो चली जाएगी। और अगर आप विधानसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो लोकसभा की सीट आपको 14 दिन के अंदर छोड़नी पड़ेगी। तो या राज्यसभा की सीट आपको 14 दिन के अंदर छोड़नी पड़ेगी। ये प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेंबर्स जो हैं वो जब चाहे रिज़ाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट से। स्पीकर को वो एड्रेस करेंगे अपने रेजिग्नेशन को और कभी भी अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमेटिक वैकेशन, कि अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है आर्टिकल 102 के अंदर, इसके अलावा अगर वो 60 दिन तक, 60 डेज तक लगातार पार्लियामेंट से छुट्टी पर रहता है, पार्लियामेंट के सेशन को अटेंड नहीं करता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हुए, तो इस केस में भी उसकी जो सीट है उसको वैकेंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो हमें जो प्रोविजंस हमें दिए गए हैं वो आर्टिकल 101 के अंदर वैकेंसी को लेके दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति दोनों हाउसेस का मेंबर बन जाता है तो उसको एक हाउस की सीट छोड़नी पड़ेगी, उसकी एक हाउस की सीट वैकेंट हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दोनों हाउसेस के अंदर चला जाता है यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर है और पार्लियामेंट का भी मेंबर बन जाता है तो वहाँ भी उसको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा रिज़ाइन करके भी वो अपनी सीट छोड़ सकता है। इसके अलावा कुछ प्रोविजंस के थ्रू भी उसकी सीट जा सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से भी उसकी सीट जो है वैकेंट हो सकती है। अगर वो 60 दिन तक प्रोसीडिंग अटेंड नहीं करता है पार्लियामेंट की तो उस केस में भी उसकी सीट जो है वैकेंट हो सकती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, कि ये जो मेंबर्स हैं इनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रोविज़न को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।